हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा। मैं सत्यम और मुकेश बैठे हुए हैं। मैं बोला, अरे भाइयों, कभी तुमने भूत देखा है या कोई कहानी सुनी है भूत के बारे में? सत्यम बोल पड़ा, हाँ मैंने देखा है। मैं बोला, अच्छा चल बता क्या देखा। अरे यार, एक दिन दोपहर को मिश्रा के ग्राउंड से मैच खेलकर भरे दोपहर खेतों से होते हुए घर लौट रहा था। आसपास सर के बराबर अरहर की खेत मेड़ से होते हुए जा रहा था कि एकाएक एक आदमी जिसका सर कटा हुआ था मेरे सामने आया। मैंने तो देखते ही वहां से चिल्लाते हुए भागा। जब खेतों से बाहर आया तो मुझे लगा वो मेरे पीछे पीछे ही आ रहा है, पर नहीं आया। उस समय कक्षा 8 में था तो छोटा था इसलिए बहुत डर गया था, लेकिन वो सच में भूत ही था। मुकेश ने उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, अबे वो तेरा मामा था, हाल चाल पूछ लेते। फिर हम जोर से हंस पड़े। पानी पीने आए जगदीश काका, उनका पास ही एक छोटा सा पान का दुकान है। बड़े ही मजाकिया अंदाज के आदमी हैं। उम्र 50 पार हो गई है या शायद 60 भी, पर अंदाज मानो एकदम हमारे जैसा, कोई 18-19 साल का जैसा। वह भी बचपन का दिल बचपन का। कभी कभी हमारे साथ बैठकर बहुत मजाकिया बातें करते और हम भी उनकी बातों को सुनने के लिए मशगूल रहते। गांव व छोटे जगह में अपनों के बीच ऐसे बॉन्ड हो, शहर वाले क्या जाने। अबे ये भूत कुछ नहीं होते। मैं यही बोला था कि जगदीश काका पीछे से बोल करे, जिस दिन भूत पकड़ेगा ना उस दिन पता चल जाएगा राहुल बेटा। अरे चलिए रखिए अपने भूत को अपने पास। मेरे पास अगर आया ना तो मैं खुद ही उसे पकड़ लूँगा। मैं मोबाइल से में फेसबुक नोटिफिकेशन देखते हुए बोला। जगदीश काका चिल्लाते हुए बोले, देखा जाएगा। जिस दिन एक पैर आम के पेड़ पर और दूसरा जामुन के पेड़ पर रख कर भूत तुम्हारे सामने आएगा ना, तब फटकर 4 हो जाएगा। अभी कबूतर देखा है, उसका फंदा नहीं। मैं जानबूझकर कहा, हाँ छोड़िए। जगदीश काका खींच कर बोले, तुम नास्तिक हो और कुछ नहीं। यह बोलकर काका जाने ही वाले थे कि मुकेश ने उन्हें रोकते हुए कहा, काका क्या आपने भूत देखा है? जगदीश काका सीना चौड़ा करते हुए बोले, और क्या, अपने आँखों से। मैं फिर बोला, तो बताइए कहानी। जगदीश काका बोले, आज सुबह से पेट में कुछ नहीं गया। 10 बज रहे हैं, खाली पेट कहानी नहीं सुना सकता। गोलू भाई ने एक ब्रेड पकौड़ा और चाय काका के लिए दिया। मैं दुकानदार गोलू की तरफ देखकर बोला, 2 ग्राहक आए थे, उनको निपटा कर काका हमारे साथ बैठे। वह जब चाय व ब्रेड पकौड़ा खत्म हुई तो पानी से मुंह धोते हुए बोले, तो सुनो, यह बात है आज से लगभग 30 साल पहले की। मेरा उम्र उस समय 26-27 के आसपास था। मैं घूमने गया था अपने मामा के गांव यही जौनपुर के पास, एकदम गोमती नदी के किनारे, बहुत ही सुंदर जगह पर बसा है। मामा के घर जैसा खाना पीना और वैसा ही आराम 2 महीने के अंदर एकदम रिष्ट पुष्ट हो गया। अच्छा हूँ, आराम से दिन कट रहे थे। ठीक उसी समय मामा के घर के पास ही एक अमंगल हुआ। घर के पास ही रहने वाले केदारनाथ दुबे स्वर्ग सिधार गए। यह आदमी जब तक जिंदा था पूरे गांव के लोग उससे परेशान रहते थे। हरदम गाली से भरा गला, मिजाज अति खराब। घर पर कौवे भी उससे न जीत पाए। कुत्ते और बिल्ली तो घर के सीमा में भी नहीं आते। पत्नी पहले ही मर गई थी और लड़का दिल्ली या बम्बई काम करके बहाने भाग गया था। बूढ़ा घर पर अकेले ही रहता था और एक मस्त फल का बागान था। दिन भर उसी का पहरा देता रहता। इतना खराब आदमी खराब समय ही मरेगा, इसका कोई संदेह नहीं। उस दिन बाहर धीरे धीरे पानी भी बरस रहा था। रात को कचौड़ी सब्जी, अरहर की दाल व चावल खाकर मस्त लेटा ही था कि ठीक उसी समय बुलावा आया कि शव जलाने का है। मैं इसी बीच बोल पड़ा, यह पुरानी कहानी है, मैंने हजारों ऐसे कहानी सुनी है। सत्यम बोला, चुप कर, पहले सुन तो। जगदीश काका खींच कर बोले, अरे
पहले सुन फिर बकबक करना। ठीक है, जगदीश काका आगे बताने लगे। क्या करूं, बाहर निकलना ही पड़ा। पास के घर में एक आदमी मरा पड़ा रहेगा, यह कोई अच्छी बात नहीं है। जिनका भी खराब आदमी हो, क्यों न हो, मनुष्य होने का कुछ कर्तव्य तो है। बाहर निकल कर देखा तो हम चारों लोग कईयों को बुलाया। किसी ने अंदर से कहा बुखार हुआ है, किसी ने कहा कि उनके पैर कांप रहे हैं, तो हम चारों लोग भी कंधा देना पड़ा। 2 लोग के हाथ में झूलते हुए एक लालटेन और ऊपर कंधे पर झूलता मरा हुआ आदमी। दाहिने पैर के पास ही दीनानाथ बोल पड़ा, जिंदा बूढ़े ने बहुत सताया सबको, अब मरकर भी एक खेल खेल रहा है, लेकिन क्या किया जाए, कोई उपाय भी नहीं है। वह टिप टिप करती बारिश, सनसनाती हवा व वर्षा के कारण कीचड़ से सरकते हुए रास्ते में हम सब बढ़ चले। चारों तरफ गहरा अंधकार, आसपास के पेड़ उस अंधकार में मानो विशाल दैत्य की तरफ सिर हिला रहे हैं। बिजली चमकने के कारण आंख बंद हो जा रहे हैं। बीच बीच में रास्ता भूल के कारण पास के खाल में एक ही 2 पैर पड़े। वर्षा की छींटों के कारण लालटेन की चिमटी भी चटक रहे थे। कभी कभार पैर सरक जा रहे थे। धीमी वर्षा व ठंडी की हवा के कारण आग जल रही थी। भोगना और किसे कहते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, चिल्लाते चिल्लाते चल रहे थे। हम 4 लोग, कंधे के ऊपर बूढ़ा मानो अति आनंद से झूल रहा है। मुझे संदेह हुआ कब अभी कहीं अगर सबके चेहरे से कपड़ा हटाने पर पता चले कि हम लोग इसे दुर्गति को देखकर बूढ़ा धीरे धीरे हंस रहा हो। बेकार आदमी कहीं का, मन मन में अभिशाप देते हुए हम लोग आगे बढ़े। हाँ, कहने को भूल गया, केवल हम 4 लोग ही नहीं थे, बूढ़े के 2-4 प्रजा भी थे। वो तो मरे ब्राह्मण को कंधा नहीं दे सकते, इसलिए कुल्हाड़ी लेकर पीछे पीछे आ रहे थे लकड़ी काटने के लिए। मुझे किसी के जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है, यह कहानी का केवल एक भाग है। आप समझदार हैं, आप जानते हैं कि ऐसा होता है। कुछ भी हो, शमशान हम लोग पहुँचे। शमशान ठीक गांव के नीचे, नदी के पास नहीं, अच्छा खासा दूर है। आसपास कोई घर नहीं है। बहुत दूर तक एक खुले खेत में इधर उधर बबूल के जंगल और उसी के आगे टीन शेड से है बना घर। उसके चारों तरफ कोई दीवार नहीं है, एकदम खुला, यही है शमशान। मैं आने वाले के ठीक बैठने का स्थल ठीक उसी के नीचे एक माटी की सीढ़ी घूमती पानी में उतर गई। एकदम बढ़िया सीढ़ी, 14 से 15 चढ़ान पर। वर्षा के दिन होने के कारण नदी में पानी थोड़ा बढ़ा था, इसलिए 5-6 ही दिख रहे थे। टूटा फूटा अवस्था, कहीं कहीं से ईंट बाहर निकल गए। हमने 100 को वहीं सीढ़ी पर उतारा, ऐसे रखा जैसे 100 के पैर पानी में डूब जाएं, जिससे बूढ़े का नदी यात्रा भी होगा और किसी को सब पकड़ कर भी नहीं बैठना होगा। सब को उतार कर हम लोग उस टीन शेड के नीचे बैठे। जो दोनों लोग आए हैं वो लकड़ी की व्यवस्था करें, फिर चिता सजाई जाए। बैठकर हम चारों आपस में बात करने लगे। चारों तरफ अंधकार, हवा में ही बबूल के पेड़ के नीचे सियारों की आंख चमक रहे हैं। अंधेरे में जलते उन आंखों को देखकर भय भी हो रहा था, कहीं वो तो नहीं है। लालटेन के शीशे में कालापन आ गया और कुछ प्रकाश घाट पर रखे 100 पर पड़ रहा था। बात के बीच में 100 के ऊपर हम लोग नज़र रख रहे थे, कहीं सियार खींच ले जाए, इसलिए होशियार रहना जरूरी है। कितना देर हुआ यह नहीं बता सकता, पर एकाएक भयभीत स्वर के में पास ही बैठा कांतीलाल बोल उठा, सब कुछ हिल रहा है। हम बोले कि चुप कर, तेरे आँख का भूल है। कुछ देर बाद इस बार दीनानाथ बोला, सही में 100 में हलचल हुई। हम चारों में सभी साहसी था। भानु जैसा चौड़ा छाती, वैसा ही बेपरवाह यहाँ श्वासन देते हुए कहा, वो कुछ नहीं, पानी की लहरों के कारण हो रहा है। फिर कुछ मिनट करते ही मेरा पूरा शरीर भय व आतंक से कांप उठा। कोई भूल नहीं है। लालटेन की धीमी रोशनी में स्पष्ट देखा जा सकता है कि सब कुछ सही में पानी की तरफ जा रहा है। यह क्या है? मैं, दीनानाथ और कांतीलाल एक साथ चिल्ला उठे। भानु खड़ा होकर झटपट बोला, चुप करो, फिसलन सीढ़ी है, तभी पानी की तरफ फिसल रहा है, रुको मैं उठा कर लाता हूँ। सब तब भी नीचे की तरफ जा रहा था और घुटने तो पानी में चला गया था।
भानु जाकर अर्थी के बांस पकड़कर खींचा, लेकिन यह क्या, भानु के खींचने से उल्टा वह शव और अंदर पानी की तरफ चला गया। बलशाली भानु इस बार दोनों हाथों से शव को जकड़ लिया, लेकिन आश्चर्य, भानु पकड़ नहीं सका और फिसलकर कमर जितने पानी में जा गिरा और इसके साथ ही उसका पूरा साहस गायब हो गया। अब भानु भय से चिल्लाया, अरे तुम लोग मुझे बचाओ, यह सब मुझे अपने साथ पानी में ले जा रहा है। हे भगवान, अरे माइयो, हम मानो काटो तो खून नहीं, शरीर में खून की जगह पानी बह रहा हो। हम तीनों चिल्लाए, सब छोड़ दो, अरे भानु सब छोड़ दो। भानु चिल्लाया, नहीं छोड़ पा रहा हूँ, बचाओ मुझे, सब नहीं छोड़ पा रहा हूँ। हम तीनों नदी की तरफ दौड़े और जकड़ लिया भानु को। फिर जो हुआ उसको याद कर आतंक से आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस हड्डी के शरीर वाले शव में क्या अमानवीय शक्ति, एक तरफ हम चार और एक तरफ शव अकेला। हमें अनायास ही तुच्छ समझकर नदी के पानी में खींचने लगा। ठंडा पानी हमारे कमर को छोड़कर पेट तक उठ चुका था। फिर पानी सीने तक आ गया। हम समझ गए कि अब हमारे बचने की कोई आशा नहीं। यह सब हम सबको खींचकर अंदर ले जा रहा है। गहरे गोमती नदी के पानी में क्या अवस्था है। हम सबका ज्ञान व शक्ति सब चला गया। मानो एक शव के साथ अपने प्राण के लिए हम सब युद्ध कर रहे हों। बल्कि यह समझ रहा हूँ कि हमारे विजय होने के आसार नहीं हैं। अमानवीय शक्ति, शैतानी शक्ति के आगे हमारा शक्ति कुछ भी नहीं। और सबसे भयानक यह है कि शव को छोड़कर ऊपर उठ जाऊँ, वह शक्ति भी नहीं है। भानु शव को छोड़ नहीं पा रहा और हम भानु को छोड़ नहीं पा रहे हैं। मानो किसी मंत्र के बल पर वह शव हमारे शरीर को भी जकड़ लिया हो। मानो हम सबको उसके हिप्नोटाइज कर दिया हो। सीने तक की पानी क्रमशः गले तक पहुंच चुकी है और देर नहीं है कि मृत्यु की। चारों तरफ गोमती नदी के अंधकार में मानो शैतान की खिलखिली हंसी सुन रहा हूँ। वह हंसी प्रेत अंधकार जगत व सब हमें उसी पथ पर ले जा रहे हैं। अंतिम बार के लिए हम सब भय से कांपते हुए चिल्ला उठे, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। ठीक उसी समय चिता के लिए लकड़ी की गट्ठर लेकर वहाँ दोनों आ रहे थे। हम सब के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वह दोनों नदी में कूद पड़े। अब हम चार थे, अब हुए छह। अब फिर नए शक्ति के साथ, अमानवीय शक्ति के साथ युद्ध शुरू हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे थमना शुरू हुआ। सब धीरे धीरे हम विजयी होने लगे। क्रमशः सब हम लोगों के साथ होने लगा। तब भी उसका ज़बरदस्त खिंचाव है, लेकिन फिर भी हम उनको घाट की तरफ ले आने लगे। गले तक की पानी से कमर तक, फिर घुटने तक पानी। अब उधर की खिंचाव का एक छूट गया और सब के साथ हम सब एक दूसरे के ऊपर घाट की तरफ गिर गए। ओ राम, फिर ठीक है। तभी घाट से पानी की तरफ दिखाई दी। जगदीश काका यहीं पर रुके। हम सब एक ध्यान सांस बंद सुन रहे हैं। यह अति भयावह कहानी हम एक साथ बोल पड़े। क्या दिखाई दिया? जगदीश काका धीरे से बोले। और क्या? प्रायः 1.5 हाथ लंबा। 1.5 हाथ लंबा क्या काका? मुकेश की आतुरता से पूछा। जगदीश काका, और क्या हो सकता है? हमारी गोमती नदी की पानी वाला सांप? हाँ, सांप ही था। मैं हंस उठा। सत्यम उठ खड़ा हुआ और बोला, काका आप झूठ बोल रहे हो। काका हंसकर बोले, हो सकता है, पर आज खूब मज़ा आया। भूत का मज़ा मिला, फट गई न सुनकर। बिना उत्तर दिए जगदीश काका हंसते हुए अपने छोटे से पान की दुकान की तरफ चल पड़े, जिस पर एक साहब जोर से बोल रहे थे, वो काका इधर आइए, कमला पसंद दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी हो तो हमको ज़रूर कमेंट में बोलें और अपनी कहानी भेजें। हम ज़रूर आपको सुनाएंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।